भौतिक विज्ञान में हमने प्रारंभ किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की उत्पत्ति या उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया है M1 M2। इस उत्तल दर्पण का P ध्रुव, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। इस दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर एक वस्तु AB है जो ध्रुव से U दूरी पर स्थित है और इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे V दूरी पर बिंदु P से A' पर प्राप्त होता है जो कि A' B' है। आइए हम लोग देखते हैं। एक प्रकाश की किरण बिंदु B से निकल रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई बिंदु D पर टकराती है और बिंदु D पर इस प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर प्रकाश किरण जो जा रही है यहाँ पर से तो परावर्तित हो जा रही है, बिंदु D से परावर्तित हो जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस यक्ष से होकर आ रही है और एक दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु B से ही निकलती है। बिंदु B से निकलकर वक्रता केंद्र C की तरफ जाती है। वक्रता केंद्र C की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से आती हुई प्रतीत होती है या जो प्रकाश किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटकर चली जाती है। मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब डाला है बिंदु D से जो कि DN है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C। ये दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। क्यों समरूप त्रिभुज है? यहां पर हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में यह जो कोण है यह दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है और दूसरा कोण यह भी 90 अंश का है और यह भी 90 अंश का है। अगर दो कोण समान है तो तीसरी कोण भी स्वयं बराबर हो जाती है। तो कोण समरूपता से ये दोनों ही त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C आपस में समरूप होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो जैसा कि हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। इसलिए ABC की भुजा AC और A'B'C की भुजा A'C का अनुपात AB और A'B के बराबर होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है भुजा AB बटा A'C बराबर है AC बटा A'C के। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आइए और एक त्रिभुज है त्रिभुज DNF तथा B'A'F। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम देखें तो ये दोनों भी त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं। कैसे?
ये कोण वैनिश, ये कोण 90, ये कोण 90। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर है, इसलिए कोण कोण समरूपता से ये दोनों भी त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अर्थात भुजा ND, भुजा ND ये बड़े वाले त्रिभुज की और भुजा A' भी इस छोटे वाले त्रिभुज की जो है उसका अनुपात बराबर होगा NF। NF बड़े वाले त्रिभुज की भुजा NF और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा A' के बराबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो DN की लंबाई है वह AB के बराबर है, क्योंकि दो समांतर किरणें हैं और ये दोनों ही जो लंबाइयां हैं या जो दोनों ही रेखा हमने यहाँ जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर है, इसलिए ये लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर होगी। इसलिए DN की वैल्यू AB के बराबर रखने पर हमें मिल जाता है AB बटा A' बराबर NF बटा A', इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से या 1 और 2 का जब कंपेयर हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है AC बटा A' बराबर NF बटा A'। अब आइए देखते हैं, अगर यह जो दर्पण हमने लिया है इस दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो बिंदु D बिंदु P के काफी करीब होगा। जब बिंदु D P के करीब होगा तो यह N पॉइंट बिंदु P पर आकर मिल जाएगी, अर्थात जो हम लंबाई ले रहे हैं FN वह लंबाई FP के बराबर हो जाएगी, अर्थात NF बराबर PF के बराबर। यह मान इस इक्वेशन में रखने पर हमें मिलता है AC बटा A' बराबर PF बटा A'। अब आइए इसका मान रखते हैं, हम देख रहे हैं AC यह पूरी लंबाई तो हमको नहीं पता है, इसलिए इस लंबाई को दो लंबाइयों में हम बांट कर रखते हैं, AP प्लस BC। AC का मान ये हो गया। अब आइए A' को देखते हैं, A' को रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी लंबाई में से PC में से घटा देते हैं PA', PC में से घटा दिया PA', तो वह मान बराबर हो गया A'। PF का मान हमें पता है, A', को देखिए, A' जो है वो बराबर है PF माइनस PA', क्योंकि ये पूरी लंबाई माइनस ये लंबाई घटा देंगे तो यह लंबाई हमें मिल जाएगी। तो A', की वैल्यू हो गई PF माइनस PA'। आइए अब इस इक्वेशन में चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके ध्रुव से दाहिने साइड में जितनी दूरियां नापी जाएंगी वे सभी दूरियां धनात्मक तथा ध्रुव से बाएं साइड में जो दूरियां नापी जाएंगी वो होगा ऋणात्मक, इसलिए U के स्थान पर हम माइनस चिन्ह रखेंगे, बाकी V, F और जो R है वो सब P से दाहिने साइड नापी जा रही है, इसीलिए V, F और R धनात्मक होंगे। आइए देखते हैं, PC धनात्मक है इसलिए R रखा गया है, प्लस PA ऋणात्मक है जिसका मान U है, माइनस U रखा गया है। R यहाँ पर PC का मान है, माइनस PA का मान है V, उसको धनात्मक रखा गया है, माइनस पहले से है। PF की वैल्यू है F धनात्मक, PF की वैल्यू है F, ये भी धनात्मक, माइनस का चिन्ह और फिर PA' वो मान है V का जो कि वो भी धनात्मक है। अब हम जानते हैं R बराबर होता है 2F, क्योंकि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या संबंध को बताता है। R के स्थान में हम
2f रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2f माइनस u अपान 2f माइनस v बराबर f अपान f माइनस v। अब इस समीकरण का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हल करते हैं तो हमें मिलता है uf प्लस vf बराबर uv। इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम uvf से भाग देते हैं। जब uvf से हम भाग देते हैं तो हमें मिलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह जो सूत्र हमको मिला है यह उत्तल दर्पण का सूत्र है, या हम कह सकते हैं यह रिलेशन या जो यह संबंध है यह उत्तल दर्पण के फोकस दूरी तथा उत्तल दर्पण से वस्तु की स्थिति एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाता है या उसके संबंध को बताता है। जो यह हम देख रहे हैं सूत्र, यह सूत्र अवतल दर्पण के सूत्र के बराबर है, अर्थात उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये जो सूत्र है ये दोनों में ही उभयनिष्ठ है, अर्थात यही सूत्र जो होता है दर्पण सूत्र कहलाता है। तो दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के बराबर होता है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं कि गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से भी दर्शाते हैं। जो आवर्धन शब्द है वह हमें यह बताता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब हमें मिला है वह प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है, छोटा है। ऐसा तो नहीं कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की लंबाई से छोटा है या वस्तु की लंबाई से बड़ा है। इन सभी का अध्ययन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं रेखीय आवर्धन का। तो अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु की लंबाई अगर O है और प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई I है, तो जो रेखीय आवर्धन होता है वह कहता है कि जो रेखीय आवर्धन है वह प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं, रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटा वस्तु की लंबाई O, अर्थात m बराबर I बटा O। इसको हल करने पर हमें यह भी मिलता है कि जो रेखीय आवर्धन है वह -v/u के बराबर होता है। अगर रेखीय आवर्धन हमें निकालना है तो या तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दी गई हो या तो दर्पण से वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति भी अगर हमें पता है तो इस फार्मूले में रखकर -v/u में हम उसके आवर्धन को ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर I/O बराबर -v/u। यहाँ -v/u जब हम रखेंगे तो अगर v का मान ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रखेंगे, अगर धनात्मक है तो धनात्मक ही रखेंगे, और u का मान तो सदैव ऋणात्मक होता है इसलिए इसको ऋणात्मक रखेंगे। अर्थात इस फार्मूले में भी हम जब मान रखेंगे तो चिन्ह सहित रखेंगे। यहाँ पर अगर प्रतिबिंब ऊपर बना है तो I का मान धनात्मक, अगर प्रतिबिंब नीचे बना है तो I का मान ऋणात्मक हो जाएगा। और वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रहती है इसलिए O सदैव धनात्मक होगा। अब इसमें मान रखने के बाद अगर m की वैल्यू धनात्मक आती है, m का मान धनात्मक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह सीधा प्रतिबिंब है, और यदि m का मान ऋणात्मक है तो यह हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, अर्थात वह उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है। इस प्रकार से
हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर है यहीं पर जाकर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पूरे चैप्टर को एक सारांश के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ आंकिक सवाल को भी हल करेंगे। धन्यवाद।